हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाएं आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, उसका जो है सटीक विश्लेषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है पहला प्रश्न है, 2025 का नोबेल का शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया और नोबेल पुरस्कार कब और किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल का जो है शांति पुरस्कार जो है उसके बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर 2025 का जो है नोबेल का शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को जो है प्रदान किया गया है। वे वेनेजुएला की एक प्रमुख विपक्षी नेता थी, यानी ओपोजिशन लीडर थी। कहाँ की? वेनेजुएला की। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने उन्हें यह सम्मान वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करने के लिए दिया है। समिति के अनुसार उन्होंने बढ़ते अंधेरे के बीच लोकतंत्र की लौ को जो है जलाए रखा है। किसको दिया गया शांति का पुरस्कार? तो मारिया कोरिना मचाडो को जो है दिया गया है। वह वेनेजुएला की जो है प्रमुख विपक्षी नेता थी। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। कब और किन क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर शुरू किए गए थे। यह पुरस्कार हर साल उन लोगों या संस्थानों को दिए जाते हैं जिन्होंने मानव जाति के लिए सबसे बड़ा जो है लाभ पहुंचाया है। मुख्य विवरण में जो है शुरुआत जो है इन पुरस्कारों की स्थापना जो है 1901 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है पुरस्कार की तारीख। पुरस्कार की तारीख विजेताओं की घोषणा अक्टूबर में होती है, लेकिन पुरस्कार वितरण 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर जो है किया जाता है। स्थान की बात करते हैं तो शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो यानी नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि बाकी सभी पुरस्कार स्टॉकहोम यानी स्वीडन में जो है दिए जाते हैं। किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो शुरुआत में जो है यह 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, लेकिन अब यह जो है कुल 6 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। कुल 6 श्रेणियों में जो है इसमें फिजिक्स आता है, भौतिकी आता है, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में, चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी, उसके बाद जो है साहित्य की बात करें तो साहित्य जो है लिटरेचर में, और उसके बाद शांति जो है पीस में जो है इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें अर्थशास्त्र की बात करें तो इकोनॉमिक साइंस यानी इसकी शुरुआत 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा की गई थी। इसका जो है पहला पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आता है इसमें प्रमुख श्रेणियों और संस्थान जो है। क्षेत्र की बात करते हैं तो भौतिकी और रसायन जो है किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में यह पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा की बात करें तो मेडिसिन जो है कारोलिस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है यह प्रदान किया जाता है। साहित्य की बात करें तो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। शांति जो है यह नॉर्वेजियन नोबेल समिति जिसमें 5 सदस्य होते हैं इसमें प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें अर्थशास्त्र जो है यह सेवेरिक्स बैंक जो है स्वीडन का बैंक के द्वारा जो है अर्थशास्त्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार से जुड़े रोचक तथ्य। मरणोपरांत पुरस्कार 1974 के बाद से यह पुरस्कार मरणोपरांत यानी मरने के बाद नहीं दिया जाता जब तक कि घोषणा के बाद मृत्यु न हुई हो। अधिकतम विजेता की बात करें तो एक ही पुरस्कार जैसे भौतिकी एक साल में अधिकतम 3 लोगों के बीच साझा किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें पुरस्कार में जो है क्या मिलता है? पुरस्कार में एक गोल्ड मेडल मिलता है, एक व्यक्तिगत डिप्लोमा और एक बड़ी नकद राशि लगभग 11 मिलियन स्वीडिश कोरोना यानी कि $1 मिलियन से अधिक जो है यह रुपया मिलता है। भारत के लिए नोबेल पुरस्कार जीतना हमेशा से गौरव का विषय रहा है। अब तक कुल 9 भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्ति को इस सम्मान से जो है नवाजा गया है। और इसके जो है कौन कौन व्यक्ति हैं आगे इसमें हम लोग देखेंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है साहित्य के क्षेत्र में 1913 में प्रदान किया गया, तब वे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई थे। उन्हें जो है उनकी काव्य कृति गीतांजलि के लिए जो यह सम्मान मिला था। नेक्स्ट आता है सीवी रमन भौतिकी जिनको 1930 में यह प्रदान किया गया। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर शोध किया था, जिसे रमन इफेक्ट कहा जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल जीतने वाले वे पहले भारतीय थे।
नेक्स्ट आता है हरविंद जी खुराना, यानी हरविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में इनको दिया गया। भारतीय मूल के डॉक्टर खुराना को आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका के लिए पुरस्कार मिला। पुरस्कार के समय वे अमेरिकी नागरिक थे। नेक्स्ट आता है मदर टेरेसा, शांति के लिए 1979 में इनको पुरस्कार प्रदान किया गया। अल्बानियाई मूल की होने के बावजूद उन्होंने भारत की नागरिकता ली और कोलकाता में बेसहारा, बीमार और गरीबों की सेवा के लिए अपना जीवन जो है समर्पित कर दिया था। नेक्स्ट आता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, भौतिकी 1983। सितारों की संरचना और उनके विकास पर किए गए उनके शोध के लिए उन्हें यह सम्मान जो है मिला। उन्होंने चंद्रशेखर सीमा जो है चंद्रशेखर लिमिट की जो है खोज की थी। नेक्स्ट आता है इसमें अमर्त्य सेन जो इनको अर्थशास्त्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जो है उनके योगदान और गरीब और अकाल पर उनके शोध के लिए जो है अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है वेंकट रमन रामकृष्णन, यानी रसायन 2009 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला केमिस्ट्री के क्षेत्र में। भारतीय मूल के इस वैज्ञानिक को राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली के अध्ययन के लिए जो है इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट आता है कैलाश सत्यार्थी, शांति 2014। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन के जरिए हजारों बच्चों को बाल श्रम और शोषण से मुक्त कराया। उन्होंने यह पुरस्कार पाकिस्तान की मलाला यूसुफजाई के साथ जो है साझा किया था। नेक्स्ट है अभिजीत बनर्जी, अर्थशास्त्र 2019। भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी को वैश्विक गरीबी को कम करने के प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। विशेष तथ्य में जो है महात्मा गांधी को 5 बार नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें कभी भी नोबेल पुरस्कार जो है उनको नहीं मिला। नेक्स्ट है RK पचौड़ी 2007। शांति को IPCC के अध्यक्ष के रूप में यह सम्मान मिला था, लेकिन वह व्यक्तिगत पुरस्कार नहीं बल्कि संस्थागत पुरस्कार जो है उनको प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजा राम मोहन राय और आत्मीय सभा के बारे में विवरण। तो राजा राम मोहन राय और आत्मीय सभा, इसमें जो इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़ियों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए तार्किक और सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया। यहाँ राजा राम मोहन राय और उनकी पहली महत्वपूर्ण संस्था आत्मीय सभा के बारे में विस्तार से जो है हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें जो है पहला आता है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के बारे में क्या क्या है आगे देखते हैं। इसमें राजा राम मोहन राय ने जो है 1814 से 15 में कोलकाता यानी कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा का आत्मीय का अर्थ होता है आत्मा से संबंधित या मित्रों की मंडली। इसका मुख्य उद्देश्य दार्शनिक विषयों पर चर्चा करना और हिंदू धर्म में सुधार लाना था। विचारधारा की बात करें तो यह सभा एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर की पूजा में विश्वास करती थी और मूर्ति पूजा के विरुद्ध थी। नेक्स्ट इसमें है चर्चा का विषय क्यों है। चर्चा का विषय इस सभा में वेदों और उपनिषदों की तार्किक व्याख्या की जाती थी। यहाँ जो है सती प्रथा, जाति व्यवस्था और बहुविवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई गई। महत्व की बात करते हैं यह बंगाल में बौद्धिक और धार्मिक सुधार की दिशा में पहला ठोस कदम था, जिसने आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज की जो है नींव रखी थी। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय मुख्य योगदान। राजा राम मोहन राय एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने धर्म, समाज और राजनीति और शिक्षा हर क्षेत्र में क्रांति लाने का जो है प्रयास किया था। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार यानी कि सोशल रिफॉर्म। सती प्रथा का अंत उनका सबसे बड़ा योगदान सती प्रथा को समाप्त करवाना था। उनके निरंतर प्रयासों और तर्कों के कारण 1829 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। महिला अधिकार की बात करते हैं, उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकारों की जो है वकालत की थी। नेक्स्ट है जातिवाद का विरोध। वे मानते थे कि जाति व्यवस्था समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। नेक्स्ट आता है शैक्षिक और भाषाई सुधार, एजुकेशनल रिफॉर्म। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन का समर्थन किया, क्योंकि उनका मानना था कि विज्ञान और आधुनिक शिक्षा से ही भारत का जो है डेवलपमेंट, विकास संभव हो पाएगा।
नेक्स्ट है डेविड हेयर के साथ जो है मिलकर उन्होंने 1817 में जो है कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने वेदांत कॉलेज 1825 की स्थापना की, जहां भारतीय दर्शन और पश्चिमी विज्ञान दोनों जो है पढ़ाए जाते थे। पत्रकारिता और लेखन की बात करें तो जर्नलिज्म में जो है वे भारतीय पत्रकारिता के भी अग्रदूत थे। उन्होंने जनमत तैयार करने के लिए कई पत्रिकाओं का संपादन जो है खुद किया था। इसमें जो है संवाद कौमुदी जो है बंगाली भाषा में सती प्रथा के विरुद्ध लिखा गया था। मिरात उल अखबार जो है यह फारसी भाषा में लिखा गया था। तूफत उल मुवाहिदीन जो है उनकी पहली पुस्तक फारसी में, जिसका अर्थ है एकेश्वरवादियों को उपहार। नेक्स्ट आता है राजा की उपाधि। उन्हें राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने उन्हें अपनी पेंशन से संबंधित शिकायतों को लेकर जो है इंग्लैंड भेजा था। और ये जो है राजा राम मोहन राय का जो है ये पिक्चर है। प्रमुख विचार की बात करते हैं। प्रमुख विचार में जो है आता है राजा राम मोहन राय जो है यूनिटेरियनिज्म जो से प्रभावित थे और उन्होंने ईसाई धर्म की कट्टरता भी की आलोचना की। उनकी पुस्तक प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस में जो है इसका जिक्र किया है। उनका मानना था कि सभी धर्मों की जो है मूल तत्व एक ही हैं, बस उन्हें बाहरी अंधविश्वासों से मुक्त करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है मृत्यु जो है उनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में जो है इंग्लैंड के ब्रिस्टल में जो है उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका को आकार, स्थिर संरचना और मजबूती कौन प्रदान करता है। तो कोशिका के बारे में पूछा है तो कोशिका यानी सेल को निश्चित आकार, मजबूती और आंतरिक संरचना प्रदान करने का मुख्य कार्य कोशिका कंकाल यानी कि साइटोस्केलेटन और कोशिका भित्ति सेल वाल केवल पादप कोशिकाओं में जो है यह करते हैं। इनका जो है हम लोग आगे विवरण देखते हैं। कोशिका कंकाल पहला है साइटोस्केलेटन जो है जैसे हमारे शरीर की हड्डियों का ढांचा स्केलेटल सिस्टम सहारा देता है, वैसे ही कोशिका के भीतर सूक्ष्म तंतुओं का एक जाल होता है जिसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। यह जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके तीन मुख्य घटक होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूलस जो है ये खोखली नलिकाएं होती हैं जो कोशिका को मजबूत देती हैं और कोशिका विभाजन सेल डिवीजन में जो है यह मदद करती हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स जो ये लचीले तंतु होते हैं जो कोशिका के आकार को बदलने और गति करने में जो है सहायक होते हैं। मध्यवर्ती तंतु जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये कोशिका को यांत्रिक तनाव यानी मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाते हैं। रंगों यानी ऑर्गेनल्स को उनके स्थान पर जो है स्थिर रखते हैं। ये जो है फिगर जो दिया गया साइटोस्केलेटन का फिगर दिया गया जिसमें सेल मेम्ब्रेन है, सेंट्रोसोम है, माइक्रोफिलामेंट है, न्यूक्लियस है, माइक्रोट्यूबुलस है, साइटोप्लाज्म है और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है इसमें दूसरा है कोशिका भित्ति सेल वॉल। यह केवल पादप कोशिकाओं यानी प्लांट सेल, कवक यानी फंगी और कुछ बैक्टीरियाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिका में यह जो है क्या रहता है अनुपस्थित रहता है। कार्य की बात करें तो यह कोशिका झिल्ली के बाहर एक कठोर आवरण बनाती है। यह कोशिका को एक निश्चित और स्थिर ज्यामितीय आकार जो है प्रदान करती है। नेक्स्ट है मजबूती। पौधों में यह सेलुलोज की बनी होती है जो कोशिका को फटने से बचाती है और उसे बाहरी झटकों से जो है सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट आता है कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। यद्यपि यह लचीली होती है लेकिन यह कोशिका के आंतरिक घटकों को एक घेरे में बांध कर रखती है जिससे कोशिका का एक अस्तित्व बना रहता है। यह जंतु कोशिका की सबसे जो है बाहरी परत मानी जाती है। यह जो है फिगर दिया हुआ है एनिमल सेल है और प्लांट सेल है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म। इधर सेल वॉल है, परमानेंट वैक्यूल है और क्लोरोप्लास्ट है। नेक्स्ट इसमें आता है विशेषता की बात करें तो विशेषता है कोशिका कंकाल है यानी साइटोस्केलेटन और सेल वॉल जो है कहाँ पाया जाता है तो साइटोस्केलेटन जो है सभी कोशिकाओं में यानी जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है और जो सेल वाले केवल पादप, कवक और बैक्टीरिया में यह पाया जाता है। प्रकृति की बात करें तो आंतरिक ढांचा जो है इसका होता है और सेल वॉल जो है यह एक्सटर्नल यानी बाहरी सुरक्षात्मक परत होता है। मुख्य कार्य की बात करें तो आंतरिक मजबूती और अंगों की स्थिरता प्रदान करता है जबकि सेल वॉल जो है निश्चित आकार जो है कठोरता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है
2025 का जो है आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच को में जो है कि प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया गया था? 2025 में जो आईसीसी महिला विश्व कप हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो है 2025 के आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में शेफाली वर्मा को, किसको? शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच जो है चुना गया। यह फाइनल मुकाबला जो है 2 नवंबर 2025 को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो है खेला गया था। भारत जो है यह मैच जो है 52 रनों से जीतकर इतिहास में पहली बार महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मैच में शेफाली वर्मा का प्रदर्शन, बल्लेबाजी में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 78 गेंदों में 87 रन बनाए, जो फाइनल में किसी भी भारतीय महिला खिलाड़ी का जो है सर्वोच्च स्कोर है। गेंदबाजी जो है बल्लेबाजी के अलावा उन्होंने अपनी फिरकी का जादू भी दिखाया और महत्वपूर्ण समय पर 2 विकेट यानी 36 रन देकर जो है 2 विकेट उन्होंने चटकाए। अन्य महत्वपूर्ण जो है 2025 का जो है बातें, मुख्य पुरस्कार के रूप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो भारत के दीप्ति शर्मा को जो है उनके शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में 22 विकेट और 215 रन के लिए जो है दिया गया। सर्वाधिक रन की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा बोल्डवार्ड जो है 571 रन बनाए। सर्वाधिक विकेट जो है दीप्ति शर्मा जिन्होंने 22 विकेट लिया। दिलचस्प तथ्य की बात है, शेफाली वर्मा इस फाइनल में अर्धशतक लगाने वाली दुनिया की सबसे युवा खिलाड़ी पुरुष या महिला दोनों में भी जो है यह बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी के लोग जो है तांबा किस क्षेत्र या राज्य से खरीदते थे? तो इसका राइट आंसर जो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से राजस्थान राज्य के खेतरी क्षेत्र से जो है तांबा खरीदते थे। इसमें जो है इतिहासकारों और पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार तांबे के आयात के मुख्य स्रोत निम्नलिखित थे। खेतरी राजस्थान जो है भारत, यह सिंधु वासियों के लिए तांबे का सबसे प्रमुख और निकटतम स्रोत था। राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित खेतरी की खदानें प्राचीन काल से ही तांबे के लिए प्रसिद्ध रही है। यह गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, जो हड़प्पा के लोगों को तांबे की आपूर्ति जो है करते थे। नेक्स्ट आता है ओमान। ओमान जो है पुरातात्विक खुदाई में ओमान अरब प्रायद्वीपीय के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित से भी तांबा प्राप्त करने के साक्ष्य मिले हैं। दिलचस्प बात यह है कि ओमान के तांबे और हड़प्पा की तांबे की वस्तुएं दोनों में निकेल के अंश पाए गए हैं, जो इनके बीच व्यापारिक संबंधों की जो है पुष्टि करता है। बलूचिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान कुछ मात्रा में तांबा वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र से भी प्राप्त किया जाता था। नेक्स्ट आता है अन्य धातुओं के स्रोत। जानकारी के लिए सिंधु घाटी के लोग अन्य कीमती चीजें जो हैं मंगवाते थे, जिसमें सोना जो है दक्षिण भारत कर्नाटक के कोलार खदानों से मंगवाते थे। चांदी जो है अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। टीन जो है अफगानिस्तान और मध्य एशिया ईरान से मंगाते थे। लाजवर्थ की बात करें तो लैपिस लेजुली जो है यह सोरतुघोई यानी अफगानिस्तान से सोरतुघोई से लाजवर्थ लैपिस लेजुली मंगवाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का औपचारिक प्रारंभ कब हुआ था? इसमें जो है मत्स्य योजना के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का औपचारिक प्रारंभ जो है 10 सितंबर 2020 को हुआ था। कब हुआ था? 10 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट आता है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डिजिटल कार्यक्रम के माध्यम से इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी। हालांकि इसकी घोषणा सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जुलाई 2019 के केंद्रीय बजट में जो है की गई थी। इस योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देखेंगे। तो योजना का मुख्य उद्देश्य नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन, मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और उत्तरदायी विकास के माध्यम से देश में नीली क्रांति जो है लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है उत्पादन में वृद्धि। 2024-25 तक मछली उत्पादन को बढ़ाकर 22 मिलियन मीट्रिक टन जो है करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। निर्यात आया यानी मत्स्य निर्यात से होने वाली आय को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए तक जो है पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। आय दोगुनी करना, मछुआरों और मछली पालकों की आय को जो है दुगुना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रमुख विशेषताएं, कुल परिव्यय टोटल आउटलेट की बात करें तो इस योजना के लिए 20,050 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश किया गया है, जो इस क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश जो है
माना गया है। नेक्स्ट है अवधि की बात करते हैं। इसे वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया है। हालिया अपडेट के अनुसार इसे 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लक्षित लाभार्थी, इसमें मछुआरे, मछली किसान, मछली श्रमिक, स्वयं सहायता समूह, SHGS और जो है मत्स्य सहकारी समितियां जो इसमें शामिल हैं। संबंधित पहल की बात करते हैं तो इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया था, जो किसानों को पशुधन के प्रबंधन, नस्ल सुधार और बाजार की जानकारी देने के लिए एक डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। नेक्स्ट आता है इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंध है। तो अनुच्छेद के बारे में पूछा है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 यानी आर्टिकल 25 प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 25 प्रदान करता है। यह भारत के मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का आधार स्तंभ है। इसे गहराई से हम लोग आगे जो है इस पे देखते हैं। अनुच्छेद 25 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 के जो मुख्य अधिकार, अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस जो है व्यक्ति को जो है अपने ईश्वर या अपने तरीके से भगवान के साथ संबंध बनाने का आंतरिक स्वतंत्रता है। मानने का अधिकार, राइट टू प्रोफेस जो है अपने धार्मिक विश्वासों और आस्था की सार्वजनिक रूप से बिना किसी डर के घोषणा करने का अधिकार जो है यह दिया गया है। आचरण का अधिकार, राइट टू जो है प्रैक्टिस, धार्मिक पूजा अनुष्ठान समारोह और प्रदर्शनी करने का भी स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है प्रचार करने का अधिकार जो है राइट टू जो है प्रोपेगेट, अपने धार्मिक सिद्धांतों को दूसरे तक पहुंचाने या उनका प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। नोट, इनमें जबरन धर्म परिवर्तन शामिल नहीं है। महत्वपूर्ण प्रतिबंध की बात करते हैं, इसका भी लिमिट है। यह अधिकार असीमित नहीं है। राज्य सरकार निम्नलिखित आधारों पर इस पर रोक लगा सकती है। सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, यदि किसी धार्मिक गतिविधि से शांति भंग होती है तो इस पर रोक लगाया जा सकता है। नैतिकता यानी कि मोरालिटी, यदि कोई प्रथा अनैतिक हो तो उस पर भी जो है रोक लगाया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आता है इसमें स्वास्थ्य के बारे में यानी हेल्थ, स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल में धार्मिक सभाओं पर रोक लगाई जा सकती है। अन्य मौलिक अधिकार जो यह अनुच्छेद अन्य मौलिक अधिकार जैसे समानता के अधिकार के अधीन है। विशेष में जो है इसमें देखेंगे भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 में 2 विशेष बातें जो है इसमें जोड़ी गई है। कृपान धारण करना, सिख धर्म के व्यक्ति द्वारा कृपान धारण करना और लेकर चलना जो है यह क्या है, तो यह जो है उनके धर्म को मानने का अंग माना जाएगा। हिंदू शब्द की परिभाषा, इस अनुच्छेद के संदर्भ में हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं। इसके अलावा हिंदू धार्मिक संस्थाओं को समाज के सभी वर्गों के लिए खोलने का अधिकार राज्य के पास जो है यह अधिकार मौजूद है। नेक्स्ट है राज्य की शक्ति, अनुच्छेद 25 राज्य को यह शक्ति भी देता है कि वह धार्मिक आचरण से जुड़ी किसी आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक या अन्य धर्म निरपेक्ष यानी सेकुलर गतिविधि को विनियमित यानी रेगुलेट कर सके, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बना सके, जैसे छुआछूत का अंत या मंदिर प्रवेश सुधार से संबंधित है। निष्कर्ष में अनुच्छेद 25 भारत की धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म को परिभाषित करता है, जहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है लेकिन वह सभी नागरिकों को उनके धर्म का पालन करने की पूरी आज़ादी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मजनू शाह जो है निम्नलिखित में से जो है किस विद्रोह से संबंधित थे। तो मजनू शाह के बारे में पूछा है तो मजनू शाह जो है यह फकीर विद्रोह से जो संबंधित थे, जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध लगभग जो है 1776-77 में बंगाल में जो है यह फकीर विद्रोह हुआ था। फकीर विद्रोह जो है यह मजनू शाह जो है इस विद्रोह के सबसे प्रमुख नेता थे। यहाँ इस विद्रोह और उनके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। फकीर विद्रोह की पृष्ठभूमि, यह विद्रोह बंगाल के मदारिया संप्रदाय के घुमंतू मुस्लिम फकीरों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ जो है यह किया गया था। कारण की बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर नियंत्रण के बाद फकीरों और सन्यासियों के मुक्त आवागमन और उनके द्वारा ग्रामीण से ली जाने वाली पारंपरिक भिक्षा, जिससे वे अपना जो है गुजारा बसर करते थे, जिससे वे क्या करते थे तो अपना गुजारा करते थे, पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा कंपनी द्वारा किसानों पर लगाए गए भारी करों ने भी
असंतोष पैदा कर दिया था। मजनू शाह की भूमिका, वे इस विद्रोह के मुख्य रणनीतिकार थे। उन्होंने फकीरों को संगठित किया और अंग्रेजी चौकियों, जमींदारों के कचहरियों और कंपनी के गोदामों पर जो है हमले कर दिए थे। नेक्स्ट आता है इसमें सन्यासी विद्रोह के साथ संबंध। फकीर विद्रोह जो है और फकीर विद्रोह और प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह जो है अक्सर एक दूसरे के पूरक रहे। मजनू शाह ने सन्यासी नेताओं जैसे भवानी पाठक और देवी चौधरानी के साथ जो मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ साझा मोर्चा बनाया था। यह हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रारंभिक उदाहरण था। नेक्स्ट है विद्रोह का विस्तार क्षेत्र। जो यह विद्रोह मुख्य रूप से उत्तरी बंगाल के क्षेत्रों जैसे रंगपुर, दिनाजपुर और कूच बिहार में फैला हुआ था। नेक्स्ट है छापामार युद्ध की बात करते हैं। मजनू शाह की सेना छापामार युद्ध जो है में माहिर थी, जिससे अनुशासित अंग्रेजी सेना को उनसे निपटने में काफ़ी मुश्किल हुई। मजनू शाह के बाद का घटनाक्रम। मृत्यु 1786 में अंग्रेजों के साथ एक भीषण संघर्ष के दौरान मजनू शाह घायल हो गए और 1787 में जो है उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आता है उत्तराधिकार की बात करते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई मूसा शाह और बाद में चिराग अली शाह, मजनू शाह के बेटे और अन्य ने इस संघर्ष को कुछ समय तक जारी रखा, लेकिन 19वीं सदी के आते आते यह विद्रोह जो है धीमा पड़ गया। महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो महत्वपूर्ण तथ्य में फकीर और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख प्रसिद्ध बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास जो है आनंद मठ में जो है इसका जिक्र किया है, जिसमें वंदे मातरम गीत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1990 में जो है प्रमुख स्थापित वित्तीय संस्था कौन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर वर्ष 1990 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक संक्रमण काल था, जो 1991 के बड़े आर्थिक सुधारों यानी लिबरलाइजेशन की नींव रख रहा था। इस वर्ष भारत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था की स्थापना देखने को मिली, जिसमें जो है पहला है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी जिसको बोला जाता है। स्मॉल, इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी में है। उद्देश्य जो है इसका मुख्य कार्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई को वित्त यानी फाइनेंस प्रदान करना, उनका संवर्धन, प्रमोशन और विकास करना इनका मुख्य उद्देश्य है। महत्व की बात करते हैं तो यह बैंक एमएसएमई क्षेत्र की शीर्ष संस्था है, जो छोटे छोटे उद्योगों को तकनीक प्रदान करती है, आधुनिकीकरण और विपणन मार्केटिंग में जो है सहायता प्रदान करता है। 1990 के दशक के आसपास अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं भी जो है इनका स्थापना हुआ है। तो इसके बारे में जो हम लोग देखते हैं। सेबी जो है, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी की स्थापना जो है 1988 में ही हो गई थी, लेकिन इसे 1990-92 के दौरान वैधानिक शक्तियां जो है स्टैट्यूटरी पावर देने की प्रक्रिया जो है तेज हुई, और ताकि जो है शेयर बाजार को नियंत्रित किया जा सके इसे पूर्ण वैधानिक दर्जा 1992 के एक्ट जो है इसको प्रदान किया गया। क्रिसिल जो है नया। नेक्स्ट है क्रिसिल। क्रिसिल का फुल फॉर्म क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा भारत लिमिटेड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। यह भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी। हालांकि इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, लेकिन 1990 तक इसने भारतीय वित्तीय बाजार में अपनी पहचान पुख्ता कर ली थी और रेटिंग्स के जरिए निवेशकों का भरोसा जो है जीतना शुरू किया था। नेक्स्ट आता है इसमें एशियाई विकास बैंक एडीबी का जो है भारत में विस्तार। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से जुड़ाव बढ़ाया। इसी समय एडीबी ने भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बड़े ऋण स्वीकृत करना जो है शुरू किया था। निष्कर्ष की बात करें तो यदि आपसे परीक्षा में सामान्य ज्ञान के संदर्भ में पूछा जाए तो 1990 की सबसे प्रमुख वित्तीय संस्थान कौन सी है, तो यह जो है सिडबी है। नेक्स्ट है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास। तलिस्मान सेवर किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो ये इसमें बहुपक्षीय बारे पूछा है और तलिस्मान सेवर अभ्यास के बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर तलिस्मान सेवर एक विशाल जो है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसे मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। वर्ष 2025 में इसका 11वां संस्करण जो है 11वां संस्करण आयोजित किया गया, जो इस श्रृंखला का अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास
माना जा रहा है। नेक्स्ट है तलिस्मान सेबर के बारे में हम लोग जो है इसमें डिटेल में आगे देखते हैं। मुख्य आयोजक की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया डिफेंस फोर्स और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यूएस इंडो पैसिफिक कमांड जो है इसके मुख्य आयोजक रहे हैं। मेजबान देश जो है यह अभ्यास मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न क्षेत्रों जैसे क्वींसलैंड और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और उसके समुद्री तटों पर जो है आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकृति की बात करते हैं। यह एक द्विवार्षिक हर 2 साल में एक बार होने वाला अभ्यास है। इसकी शुरुआत जो है 2005 में हुई थी। प्रतिभागी देश की बात करते हैं। हालांकि यह मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का द्विपक्षीय अभ्यास था, लेकिन अब यह बहुपक्षीय हो चुका है। 2025 के अभ्यास में भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी जैसे मित्रों देशों ने इसमें भाग लिया था। इन अभ्यास के जो है प्रमुख उद्देश्य क्या क्या थे? तो इस अभ्यास का जो है प्रमुख उद्देश्य जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा। इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो है सुरक्षा, चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता बनाए रखना। इंटरऑपरेबिलिटी, अलग अलग देशों की सेनाओं थल, नभ और जल के बीच तालमेल को इतना बेहतर बनाना कि युद्ध जैसी स्थिति में वे एक इकाई की तरह जो है काम कर सके। जटिल युद्ध कौशल, इसमें उभयचर लैंडिंग जो है समुद्र से जमीन पर हमला, हवाई हमले, टैंक युद्ध और साइबर सुरक्षा जैसे उन्नत सैन्य अभियानों का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें भारत की क्या भूमिका थी। भारत की भूमिका के बारे में, भारत इस अभ्यास में सक्रिय रूप से शामिल होता है। शुरुआत में भारत एक पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होता था, लेकिन अब भारतीय सेना की टुकड़ियां और नौसेना के जहाज इसमें पूर्ण भागीदार के रूप में जो है हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है सारांश तालिका में बात करते हैं तो विशेषता जो है और विवरण जो है। नाम क्या था इस अभ्यास का? तालिस्मान सेबर जो है इस अभ्यास का नाम है। आयोजक जो है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। शुरुआत जो है 2005 में इसका शुरुआत किया गया और 2025 में इसका 11वां संस्करण था। महत्व की बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा अभ्यास जो है यह माना जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।